हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। माई सेल्फ राम स्वरूप, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। पिछले वीडियो में आप सभी ने लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की थ्योरी पढ़ी थी और मैंने आपको वहां पर बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर से संबंधित कितने प्रकार के या कितने टाइप के क्वेश्चंस आरपीएससी पूछ सकती है, एचसीएफ और एफआरओ के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखें। क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉसिंग ओवर के कारण टेस्ट क्रॉस का रेशियो बदल जाता है? क्वेश्चन है, बदल जाता है क्या टेस्ट क्रॉस का? टेस्ट क्रॉस आप सभी जानते हो क्या होता है। F1PD का जब हम अप्रभावी समयुग्मजी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं, यानी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ जब हम F1PD का क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो क्या बदल जाता है? आंसर नहीं दोस्तों, नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम एक जीन को लेते हैं, तो एक जीन की जब चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर चाहे क्रॉसिंग ओवर हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, चाहे वहां पर उस जीन की दूसरी जीन के साथ लिंकेज है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक जीन की ही बात कर रहे हैं। कैसे, इसको हम यहां समझते हैं। आप सभी ने गुणसूत्र की संरचना 12वीं में या कॉलेज में या आपने कहीं बुक्स में पढ़ी होगी, आप सभी जानते हो। गुणसूत्र की जो संरचना हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से, वो हमें मेटाफेज में ही 4 भुजाएं वाला दिखता है। यदि हम इंटरफेज अवस्था में या अंतरावस्था में दो विभाजन प्रावस्था के बीच की जो अवस्था होती है वो अंतरावस्था होती है। अंतरावस्था में यदि हम गुणसूत्र की संरचना देखें तो वो हमें धागेनुमा दिखाई देती है, पतले। आगे चलकर विभाजन की जो प्रावस्थाएं आती है उसमें उसकी संरचना परिवर्तित होती रहती है। तो मेटाफेज तक आते आते हमें गुणसूत्र मोटे भुजाओं वाले आराम से माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं। तो वही गुणसूत्र की संरचना में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, 4 भुजाओं वाला। यहाँ पे जो भुजाएं होती है उनको आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं और ये भुजाएं हैं, आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा इसको, जो क्वेश्चन हमारा है उस पर हम चर्चा करते हैं। मैंने एक जीन ली है कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं। इनके बीच में हम क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं। तो आप यहां देखो, मैंने गुणसूत्र को देखो, इधर साइड में देखना। गुणसूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप गुणसूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब एक, ये भी गुणसूत्र है, ये भी गुणसूत्र है, दोनों ही गुणसूत्र। यहाँ ऐसे नहीं कि ये एक गुणसूत्र है, ये डबल गुणसूत्र है, नहीं। इसकी 2 भुजाएं, ये 4 भुजाओं वाला हो गया, ये 2 भुजाओं वाला हो गया। क्यों? क्योंकि जब अंतरावस्था आती है उस समय रेप्लिकेशन की घटना होती है एस फेज में, तो वहां पे डीएनए द्विगुणित हो जाता है। तो जितना भी क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए मटेरियल है वो दुगुना हो जाता है। गुणसूत्र की संख्या दुगुनी नहीं होती, संख्या उतनी ही रहती है, डीएनए दुगुना हो जाता है। इसलिए यहाँ पे 4 भुजाएं मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। यहाँ इनके बीच में यदि हम क्रॉसिंग ओवर करवाए, दोस्तों एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, प्रत्येक स्थिति में क्रॉसिंग ओवर संपन्न नहीं होता है। यदि 100 कोशिकाएं युग्मक जनन में भाग ले रही है, युग्मक बन रहे हैं, तो उनमें से 10%, 20% या 30% ही कोशिकाओं में क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है उस जीन के मध्य में। वैसे तो हर कोशिका में क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है, लेकिन गुणसूत्र की बात करते हैं तो गुणसूत्र पे बहुत सारे जीन होती है, तो वो कहीं पर भी संपन्न हो सकता है। तो उस पर्टिकुलर जीन के पास में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि कहीं पर भी हो सकता है। तो उसका नंबर कब आएगा? मान लो 10
अगले राउंड में 10 राउंड होने के बाद में वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो इसलिए उस पर्टिकुलर स्थान पे क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना कम रहती है, हर स्थिति में संपन्न नहीं होता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि मान के चले कि 10% क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी 100 में से 10 कोशिकाओं में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो जिन जिन में क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पे जो हमारे पास नए गैमेट बनेंगे तो 5-5% बनेंगे। कौन से वाले? बीच वाले आप देख रहे हो, यहाँ बीच वाले देखना, ये नए बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स कह सकते हो इनको आप, रिकॉम्बिनेंट एलील कह सकते हो। ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये कम बनते 5-5%। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर वो सेम ही है, क्यों? क्योंकि एक ही जीन है, और जो पेरेंट वाले है वैसे के वैसे वो 45% कैपिटल टी और 45% स्मॉल टी। अब यदि दोनों का हम रेशियो निकाले कि कैपिटल टी कितना बन रहा है, स्मॉल टी कितना बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपिटल टी 45 + 5 बराबर 50 और स्मॉल टी 45 + 5 बराबर 50। तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी का रेशियो कितना आ रहा है? 1:1। और टेस्ट क्रॉस का भी रेशियो क्या आता है? 1:1। तो यहाँ पे ये सिद्ध होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में चाहे क्रॉसिंग ओवर संपन्न हो चाहे नहीं हो, चाहे वहां पे उस जीन की दूसरी जीन के साथ लिंकेज हो चाहे नहीं हो, हर स्थिति में टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो सेम ही प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लिंकेज की बात करते हैं, क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, तो वहां पे हम कम से कम 2 जीन लेते हैं। 2 से अधिक ले सकते हैं आप, 2 से कम नहीं चलेगी, 2 से कम की बात हम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2। यदि 2 जीन के बीच, सुनना ध्यान से, यदि 2 जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता 10% है तो जीन डिस्टेंस कितनी होगी? जीन डिस्टेंस, यहां जीन डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है 5 मॉर्गन, दूसरा है 0.1 मॉर्गन, तीसरा है 20 मॉर्गन और चौथा है 40 मॉर्गन। क्या सही होगा? आपने पहले किए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 मॉर्गन। अब ये मॉर्गन क्या आ गया और ये डिस्टेंस क्या आ गई? देखो कितने % क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उसके आधार पर हम जीनों के बीच में डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं। 2 जीन है, कोई सी मान लो ए और बी 2 जीन है, ए व बी 2 जीन है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना या प्रतिशतता 10% है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ए और बी के बीच में? यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हो, डिस्टेंस बराबर रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी जो नए बनने वाले एलील उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी प्रतिशतता है, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल कितनी प्रतिशतता है या प्रायिकता है। तो नए बनने वालों की कितनी है? 10%। और टोटल कितने? 100। प्रतिशत की बात करते तो वो 100 पर ही हम करते हैं, तो 10/100 तो कितना आ जाएगा? 0.1 मॉर्गन। यदि हम, ये यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, इकाई है, हम यदि मॉर्गन में लिखेंगे तो उसको 0.1 लिखेंगे। यदि सेंटी मॉर्गन में लिखेंगे तो 10 सेंटी मॉर्गन लिखेंगे, यानी 10% हो रहा है, तो सीधा का सीधा 10 सेंटी मॉर्गन उन 2 जीनों के बीच में दूरी होती है। और यदि मैप यूनिट के रूप में लिखे तो मैप यूनिट और मॉर्गन यूनिट दोनों सेम होती है। 0.1 मॉर्गन बराबर 0.1 मैप यूनिट और 0.1 मॉर्गन बराबर 10 सेंटी मॉर्गन। ये आपको याद रखना है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकती है, ये आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 जीन ए और बी के बीच क्रॉसिंग ओवर कराने पर निम्न रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ए और बी 40% प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे कह सकते हो आप। कैपिटल ए स्मॉल बी 10% प्राप्त हो रहे हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी 10% प्राप्त हो रहे हैं,
और स्मॉल ए स्मॉल बी 40% प्राप्त हो रहे हैं। ये यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर कराने के बाद में जो गैमेट बन रहे हैं वो कितनी कितनी मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं उसको लिखा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप देखो यहाँ पे मैं 4 प्रकार के गैमेट यहाँ शो कर रहा हूं, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए के बी कितना है हमारे पास 40, कैपिटल ए स्मॉल बी 10, स्मॉल ए कैपिटल बी 10 और ये 40। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ज्यादा मात्रा हमारे प्राप्त हो रहे हैं ये कौन से वाले हैं, पेरेंटल, और जो पेरेंटल यानी जनक वाले ये कौन से है, रिकॉम्बिनेंट। ये कौन से है, रिकॉम्बिनेंट। कम प्राप्त होते ना रिकॉम्बिनेंट सिंगल क्रॉसिंग ओवर से। तो डिस्टेंस क्या हो गई 10 और 10, 20 रिकॉम्बिनेंट वाले कितने हैं 20, टोटल कितने 40, 50, 60 और 10 60 40 100, टोटल 100। तो हमारे पास कितनी हो गई डिस्टेंस 0.2 मॉर्गन। कितनी हो गई दोस्तों 0.2 मॉर्गन। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गई। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.2 मॉर्गन को 20 सेंटी मॉर्गन, ठीक है, या 0.2 मैप यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरपीएससी, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इन द, क्रॉसिंग ओवर कहाँ संपन्न होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, इसको भी याद कर लेना। ये संपन्न होता है पेकाइटिन उप अवस्था में, सब स्टेज में। किसकी, प्रोपेज फर्स्ट, म्यूसिस फर्स्ट, प्रोपेज फर्स्ट, उसके बाद में पेकाइटिन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जीन ऑर्डर पर आधारित, यानी हमें 4 जीन हमारे पास है ए बी सी डी, इन चारों जीन का क्या क्रम है वो हम देखेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे आएगा, वहां पर हमें क्या दिया होगा, प्रत्येक 2 जीनों के बीच में कितनी क्रॉसिंग ओवर की प्रतिशतता है, कितना उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर संपन्न हो रहा है वो दे रहा है। फ्रीक्वेंसी दे रही है, जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब वो क्रॉसिंग ओवर से ही संबंधित है। तो यहाँ ए और सी के बीच में देखो, स्क्रीन पर देखो, ए और सी के बीच में 2%, बी और सी के बीच में 13%, बी और डी के बीच में 4%, ए और बी के बीच में 15%, सी और डी के बीच में 17%, ए और डी के बीच में 19%। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको सोल्व करने के लिए आप सबसे पहले जिनके बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, सॉरी जिनके बीच में जीन फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, जैसे ए और डी के बीच में 19%, यानी स्वाभाविक है ये जीन एक दूसरे से बहुत दूर स्थित होंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, पहले आप लिख दोगे ए और डी ये एक दूसरे से बहुत दूर है, तो बाकी जीन क्या होगी, इनके बीच में ही हो सकती है। ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है, ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो ए और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एक तरह से 19% का मतलब ये है कि एक तरह से 19 सेंटी मॉर्गन या 0.19 मॉर्गन। अब हम बात करते हैं ए और सी की। ए और सी के बीच में सबसे कम है 2% है, ए और सी के बीच में 2% है। तो मैं ए और सी का देखो, यहाँ मैं सी को का, यदि मैं सी को यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं मैं सी को, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, सी और डी के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि डी का हमें पता है कि इस साइड में है, तो सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितनी है 17%। तो यदि मैं सी को इधर लिखूंगा तो सी और डी के बीच में डिस्टेंस 21 हो जाएगी। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो मुझे सी कहाँ लिखना होगा, सी मुझे लिखना होगा इधर ए और डी के बीच में, क्योंकि मैं सी डी यहाँ लिखूंगा तो ये 2% हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक सी और डी कितना हो जाएगा 17%। तो यहाँ मुझे नहीं लिखना है, इस साइड में लिखना है, ये हमें ध्यान रखना है।
अब बी का ऑटोमेटिक हम निकालेंगे। बी का कैसे निकाले? बी का निकालने के हमें डी और बी के बीच में देख लेते हैं। डी और बी के बीच में ये रहा, बी और डी के बीच में 4%। अब मैं वही वाली कंडीशन है, मैं बी यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैक्सिमम जो दूरी है दो जिनों के बीच में वे ए और डी के बीच में ही है, तो यहाँ बी साइड में नहीं आएगा, बीच में ही आएगा। बीच, क्योंकि सबसे अधिक दूरी ए और डी के बीच में है। यदि साइड में कहीं लिखूंगा तो फिर वो दूरी बढ़ जाएगी, यानी बाकी चीजें सी और बी ए और डी के बीच में ही आएगी। इस चीज को आप विशेष तौर से नोट कर ले। तो बी में बीच में लिखूंगा। बीच में कहाँ लिखूंगा? देखो कोई सा भी ले लो, बी और सी के बीच में लिखूंगा 13%, बी और सी के बीच में 13%, तो मैं बी मान लो यहां लिखूं, क्योंकि बी और डी पास में है, बी और डी पास में है, तो बी में यहां पास में कर दिया 4%। तो ऑटोमेटिकली ये टोटल कितना है? 17% है सी और डी, तो बी और सी कितना हो गया? 13%। तो हमारे पास जो क्रम आता है वो क्या प्राप्त होता है हमें? ए सी बी डी, ये हमारे पास क्रम प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया या दोबारा समझाऊं? आ गया होगा, इतने सब इंटेलिजेंट हैं। फिर भी मैं एक बार शॉर्टकट में बता देता हूं दोबारा। हम क्या करेंगे, जिनके बीच में जिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उनको सबसे पहले लिखेंगे। ए और डी के बीच में सबसे ज्यादा है, उसको सबसे पहले लिख दिया। इनसे डी किसी के बीच में नहीं है, तो बाकी चीन इन दोनों के बीच में ही आएगी, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि यदि मैं बी को डी लिखूंगा तो बी और डी के बीच में बढ़ जाएगी डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल में ए और डी के बीच में ही ज्यादा है, तो बाकी बी और सी हो जाएगी। अब बी और सी किधर आएगा? सीधा सा जिसमें ए और सी के बीच में सबसे कम डिस्टेंस है 2, तो ए और सी कौन सा हो जाएगा? ए और सी, या 2 लिख दूंगा मैं, तो ऑटोमेटिक बीच किस में आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो ए सी बी डी सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वही सेमी क्वेश्चन, वैसा वाले दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, वैसा ही है। यहां पर भी हमारे पास क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास ये पूछ रहा है कि सी और डी के बीच में कितनी, यहाँ ये पूछ रहा है, क्रम नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्रम भी ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ पर हमें। और दूसरी चीज पूछ रहा है सी और डी के बीच में कितनी क्रॉसिंग और प्रतिशतता है या जी फ्रिक्वेंसी है। तो हमें यहाँ पर 2 चीज ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें क्या क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर हमें जीन का क्रम भी ज्ञात करना है और जीन फ्रीक्वेंसी भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे अधिक दूरी किसके बीच में है? कैसे निकालोगे? जिसके बीच में जीन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो किसमें सबसे ज्यादा है? यहाँ पे ए और बी 10% है, तो मैं ए और बी को 2 लिख देता हूं, क्योंकि सी और डी का पता नहीं, तो सी और डी के बीच में भी हो सकती है अधिक दूरी हो, है ना। सी और डी का हमें निकालना है, तो ए और बी को हमने लिख दिया 10%। अब सबसे कम ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितनी है? 3 है। तो ए और डी, अब मैं 3 यहां पर भी लिख सकता हूं डी, और डी को मैं मान लो इधर भी लिख सकता हूं, लेकिन ये हमें कंफर्म करना है क्यों डी इधर आएगा कि इधर आएगा। इसके लिए हम डी और बी के बीच में डिस्टेंस देखते हैं। डी और बी देखो ये रहा 7 है, 7 है ना, तो मैं यदि इधर लिखो डी तो ज्यादा हो जाएगी 7 से, क्योंकि ऑलरेडी 10 है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पे मुझे कहाँ लिखना है? ये इधर लिखना है, ताकि डी और बी के बीच में 7 डिस्टेंस हमें प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट ए हो गया, डी हो गया, बी भी हो गया। अब हमारे पास कौन सा बच रहा है? सी को कहाँ लिखना है? तो सी और बी के बीच में डिस्टेंस देख लेते हैं। सी और बी के बीच में 4 है, तो सी और बी के बीच में 4। अब मैं सी इधर भी लिख सकता हूं, लेकिन इसके लिए फिर मुझे ए और सी के बीच में देखना पड़ेगा। ए और सी का
दिया हुआ है 6, तो इधर लिखूंगा तो ए और सी के बीच में ज्यादा हो जाएगा, तो कहाँ लिखना है मुझे, इधर लिखना है, ताकि ए और सी के बीच में हमें कितना आ जाए 6, ए और सी के बीच में हमें 6 प्राप्त हो जाए, और सी और बी के बीच में 4 दिया हुआ है, तो 4 वो यहां से अंडरस्टूड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जीन क्रम आ गया। अब क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सी और डी के बीच में कितनी जीन फ्रीक्वेंसी है, तो सी और डी ये रह गया, इसके बीच में कितनी है टोटल, यहां से ए और बी के बीच में कितनी है 10, ए और बी के बीच में कितनी है दोस्तों 10, और ए और डी के बीच में कितनी है, हमें सी और डी के बीच में निकालनी है ना, तो ये 10 है। ए और डी के बीच में कितनी है 3, और सी और बी के बीच में कितनी है 4, तो 3 और 4 7 साइड में से निकाल देंगे, बीच में कितना बचेगा 3, 7 में से 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, तो ये 3 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, 3%। सी और डी के बीच में कितना हो जाएगा 3%। अब कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे देख रहा हूँ जो मैंने नेट से लिए है, चूज ये देखें। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ शो हो रहा है, द टेंडेंसी ऑफ लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ क्रॉसिंग और बिटवीन 2 जीन, यानी जो लिंकेज की जो प्रवृत्ति है वो क्रॉसिंग और की जो प्रतिशतता है उस पर सीधा निर्भर करती है, समानुपाती है। क्या ये सही है या गलत है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं बता के गया हूं आपको, क्या बता के गया हूं कि लिंकेज समानुपाती 1 अपॉन क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पे विद क्रमानुपाती समानुपाती नहीं है, तो ये इसका जो आंसर हो जाए वो क्या हो जाएगा फेल्स, ये क्या कथन है, फेल्स कथन है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, लिंकेज डैश 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 एज द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन डैश डैश डैश, ये कह रहा है कि लिंकेज बढ़ता है या घटता है तब जीन डिस्टेंस घटती है या बढ़ती है, तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो लिंकेज जितनी अधिक होगी जीनों के बीच में डिस्टेंस उतनी ही कम होगी, लिंकेज जितना ज्यादा होगा डिस्टेंस उतनी ही कम होगी, लिंकेज जितना कम होगा डिस्टेंस उतनी ही अधिक होगी, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो उल्टे वाला कौन सा हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज तो समानुपाती हो गया, नहीं है। अनअफेक्टेड डिक्रीज नहीं, अफेक्टेड तो होता है। इंक्रीज, इंक्रीज चौथा वाला नहीं, तो कौन सा बचा फिर, डिक्रीज और इंक्रीज, यानी यदि लिंकेज डिक्रीज होता है, कम होता है, तो डिस्टेंस बढ़ती है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रोसोफिला मेल देयर इज कंप्लीट लिंकेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ड्रोसोफिला का मेल होता है, इसमें कंप्लीट लिंकेज होती है, यानी वहां पे क्रॉसिंग ओवर संपन्न नहीं होता, वहां पे लिंकेज होती है, सारी की सारी जीन वैसी की वैसी जो मेल में होती है, उसका जाइगोट बनता, गैमिट बनता है, सेम वही गैमिट में आ जाती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है इसमें नो सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहां पे सिनेप्सिस नहीं बनता, सिनेप्सिस नहीं होता है, सिनेप्सिस की घटना नहीं होती है, इसलिए वहां पे रिकॉम्बिनेशन नहीं बनता, नए युग्मक, नए पुनर्योजन नहीं बनते वहां पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सिनेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिंकेज रिजल्ट इन, लिंकेज से क्या प्राप्त होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मोर डोमिनेंट फिनोटाइप, ना गलत है। फॉर्मेशन ऑफ मोर वाइल्ड फिनोटाइप, वाइल्ड फिनोटाइप का फॉर्मेशन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ मोर पेरेंटल फिनोटाइप, लिंकेज से क्या होता है, पेरेंटल जो जीनोटाइप होता है वो का वो हमें गैमेट्स में प्राप्त होता है, जो नई संतति बन रही है उसमें हमें प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, पेरेंटल फिनोटाइप का स्टोर रहता है, एक तरह से वो सेव रहते हैं, रिजर्व रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये बनते हैं, हमने देखा था ज्यादा बन रहे थे। 2 जीन के बीच में हम जब क्रॉस करवाते हैं तो जो पेरेंटल होते हैं वो ज्यादा बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट कम बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अचानक आप ये नोट करते हो कि दो जीन जो अलग अलग गुणसूत्रों पे स्थित है उसके अंदर लिंकेज पाई गई। इसका क्या कारण हो सकता है? ट्रांसलोकेशन के कारण ऐसी घटना हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग नहीं, ये तो इसका ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्यूरेट मैपिंग ऑफ जीन कैन बी डन यूजिंग। मैपिंग किसके द्वारा, एक्यूरेट मैपिंग किस जीन के द्वारा हो सकती है? तो यहाँ पे हम देखें तो जो 3 पॉइंट मैपिंग है, क्योंकि एक्चुअल में वन जीन सिंगल जीन से हम नहीं निकाल सकते हैं जीन के बीच में, डबल 2 पॉइंट या 2 पॉइंट मैपिंग देखते हैं तो दो जीन के बीच में हम देखते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो दो जीन बहुत दूर स्थित होती है तो उनके बीच में क्रॉसिंग और हो जाती है, तो हमें एक्चुअल में डिस्टेंस पता नहीं चलती। तो फिर हम 3 पॉइंट लेते हैं, 3 जगह देखते हैं, 3 जीन देख सकते हैं या 3 पॉइंट पे देखते हैं, जिसके कारण हमें एक्यूरेट हमें दो जीनों के बीच में डिस्टेंस पता चलती है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? थर्ड वाला 3 पॉइंट मैपिंग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मेल ड्रोसोफिला पे। मैंने पहले भी बताया है कि मेल ड्रोसोफिला के अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, तो उसी के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो एक मेल ड्रोसोफिला है जिसका यहाँ पे जीनोटाइप दिया हुआ है, उसका क्रॉस करवा रहे हैं फीमेल के साथ, उसका भी जीनोटाइप दिया हुआ है। जो F1PD प्राप्त होती है उसका इसने होमोजाइगस रिसेसिव फीमेल के साथ क्रॉस करवाया, और जो F2PD प्राप्त होती है उसका क्या जीनोटाइप है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेल का जो जीनोटाइप दिया हुआ है वो P+V+ और P+V+ है। फीमेल का हम देखें तो फीमेल का क्या हो जाएगा? P-V- और P-V-। जब इनका क्रॉस करवाते हैं F1PD प्राप्त करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होती है? P+V+ और P-V-। मैं सीधा लाइन खींच के बता रहा हूं ऐसे। अब इन्होंने क्या किया? F1PD का क्रॉस करवाया किसके साथ? फीमेल के साथ होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस रिसेसिव क्या हो गई? P-V-, इसके साथ क्रॉस करवाया तो F2PD प्राप्त हुई। अब F2PD कैसे प्राप्त होगी? यहां से ये मेल है, ये मेल ड्रोसोफिला है, इसके अंदर सिनेप्सिस नहीं होती, क्रॉसिंग और नहीं होता है। तो जो बनने वाले गैमेट वो कौन से हैं? सिर्फ हमारे पास P+V+ और P-V- वाले प्राप्त होंगे। हमारे पास P+V और P-V+ वाले नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, सिनेप्सिस नहीं है। तो ये यहाँ पर यहाँ 2 प्रकार गैमेट है, और इससे बनने वाले गैमेट कौन से हैं? P-V-। तो इनसे जब हम जाइगोट बनाते हैं तो हमारे पास 2 प्रकार के जाइगोट प्राप्त होते हैं, P+V+, P-V-। एक तो ये बन जाएगा, दूसरा P-V- और P-V-, ये वाला बन जाएगा। तो हमारे पास ये वाला और ये वाला हमारे पास जीनोटाइप हमें संतति में प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन में कौन सा है ये? क्वेश्चन में कौन सा है ये? डी में देखो आप P+V+, P-V- और P-V-, ये वाला हमारे पास भी प्राप्त हुआ। आप देखा होगा, ये वाला यहाँ देख सकते हो, वही वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये आरपीएससी इस टाइप की पूछ सकती है, और आप सभी को याद करना है। आपको जहाँ भी इस वीडियो में क्वेश्चन को समझने में समस्या आई हो तो आप कमेंट्स जरूर करें। यदि आप लोग कमेंट्स करोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि कहाँ गलती हो रही है और कितना इम्प्रूवमेंट करना है, आप लोगों को किस प्रकार समझाना है, कैसे आप लोगों के समझ में आएगा। ये सारी चीजें कमेंट्स करने पर ही पता चलेगी। विश्वास रखिए, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेशक उस टॉपिक में से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे पढ़ाए हुए जितने भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आप आराम से उसको कर पाओगे, क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ज़्यादा डीपली हम नहीं पढ़ा रहे हैं। जो लेवल है आरपीएससी का, एसीएफ का या कॉलेज लेक्चरशिप का,
वहां तक की बता रहे हैं। आगे नेट का भी लेवल जो होता है वो ज़्यादा हाई होता है। यदि आपको CSR नेट, कोई ऐसा बंदा है जो CSR नेट की भी तैयारी कर रहा है, तो उनको मैं लेट्स टॉप एकेडमी सजेस्ट करता हूँ, जो सूरज प्रकाश शर्मा चला रहे हैं। वो अभी ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लासेस चला रहे हैं, 3D क्लासेस चल रही है, बहुत शानदार है, बेस्ट है। CSR नेट JRF की तैयारी करने वाले विशेष तौर से उन क्लासों को देखें और समझें। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।